हेलो दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र चौधरी। अभी हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, देखो वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द वेक्टर। देखो, सबसे पहले फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास। ठीक है, अगर जैसे मैं मास लिखता हूँ, मास इज इक्वल टू 2 kg, तो 2 इट्स मैग्नीट्यूड, 2 इज द क्वांटिटी एंड kg इज द यूनिट। ठीक है, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या है, काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो उसको आर वेक्टर, वेलोसिटी है तो उसको वी वेक्टर, एक एरो बना देते हैं। एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है तो मतलब वो वेक्टर है। जैसे एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगाएंगे। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। अब हमने यहाँ बात की कि भाई वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तक तो हमें समझ में आता है, जैसे कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो दैट 5 इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फिजिक्स, देयर आर 3 डायरेक्शंस। ठीक है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे एक्स डायरेक्शन है, एक्स 3 डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं फिजिक्स में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? आई कैप लिखते हैं। वाई डायरेक्शन के लिए हम जे कैप लिखते हैं और जेड डायरेक्शन के लिए हम के कैप लिखते हैं। जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? के कैप। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो इसमें इसका मतलब ये आई कैप क्या बता रहा है? आई कैप बता रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता लग रहा है, यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है यूनिट वेक्टर, और के कैप जो है that is unit vector along the y axis, और k cap जो है it is unit vector along the z axis। ठीक है, that is along the z axis। तो यहाँ हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि i cap, j cap, k cap जो है इसको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं।
अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन, ठीक है। प्लेन में हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेन का सीखेंगे, फिर 3D का सीखेंगे। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D। तो जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ AXI कैप प्लस AY J कैप, AXI कैप प्लस AY J कैप। और अगर इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो ग्राफिकली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। दैट विल बी द ए वेक्टर, और इस वेक्टर का जो हेड होगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट विल बी AX, AY, दैट विल बी AX, AY। AX क्या है, x कोऑर्डिनेट, दिस इज AX, ठीक है। और AY क्या है, ये, दिस इज द y कोऑर्डिनेट AY, ठीक है। अब यहाँ हमें वेक्टर में दो चीजें देखनी है कि कोई भी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप और जे कैप में, तो वो हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो वो हमें ये बताता है कि उस वेक्टर का x कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है, और उस वेक्टर का y कोऑर्डिनेट कितना है। और ये सारी चीजें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हो कि जो आगे लिखा होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट को हम आगे लिखते हैं आई कैप के साथ, y कोऑर्डिनेट को पीछे लिखते हैं जे कैप के साथ, ठीक है। अगर मान लो मुझे कैलकुलेट करना है, मैं किसी भी वेक्टर के लिए दो चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस एरो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस एरो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इन टू पैरेलल लाइंस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए विदाउट एनी वेक्टर साइन। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। उसके बाद जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब है एंगल ऑफ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट बाय tan थीटा, बिकॉज आई हैव बेस एंड परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX, तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाय AX। तो थीटा क्या है, थीटा इज द डायरेक्शन। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो और भी इजी होगा आपके लिए। जैसे मैं लिखता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2√3 j कैप, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करूंगा, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर, AX मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 12, ठीक है, दैट विल बी 12। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, सो आई कैन राइट दिस इक्वल टू 4। तो 4 यूनिट इज द, अगर ये वेलोसिटी है तो यूनिट हम लगा देंगे मीटर पर सेकंड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट हम लगा देंगे मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज दिस। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय tan थीटा। tan थीटा क्या आएगा, AY बाय AX। तो AY की वैल्यू है 2√3, AX की वैल्यू है 2,
तो ये कितना आ गया √3। तो यहाँ से मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज योर वेक्टर ए। ठीक है, थोड़ा लाइन सीधी नहीं बनी है। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड मोड ऑफ दिस वेक्टर इज 4। ठीक है, इसको और ज़्यादा इसमें कोऑर्डिनेट्स बताना है तो यू कैन इजीली टेल ये 2 है और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2√3। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द प्लेन। दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन। आप किसी भी वेक्टर को प्लेन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। देखो यहाँ एक चीज हम समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो क्या है यूनिट वेक्टर। देखो मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है और ये सिर्फ क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर के ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है तो उसके पास क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और उसके पास क्या है डायरेक्शन है, और उसके पास क्या है डायरेक्शन। मैंने आपको कहा कि यूनिट वेक्टर का मतलब ही डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब इसको मैं अगर एज अ फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्शन मतलब ए कैप, या इसको आर कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वैसे भी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी से डिवाइड कर दो तो हमेशा 1 आता है। जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 20 1, 19 डिवाइडेड बाय 19 1, 15 डिवाइडेड बाय 15 1। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको अभी 50% समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा। जैसे कोई वेक्टर है ए, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, या मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, या मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, बात एक ही है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, यूनिट वेक्टर लिखा हो या क्वेश्चन में लिखा हो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ए, तो ए तो कैलकुलेट करना आपको आता है, मैंने आपको सिखाया अभी, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 1 + 1 दैट इज √2। तो ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, ए कैप क्या आएगा, ए कैप आएगा आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था डायरेक्शन का मतलब एंगल है। देखो डायरेक्शन का मतलब एंगल भी है। आप अगर एंगल कैलकुलेट करोगे तो वो थीटा की फॉर्म में डायरेक्शन आएगी, और अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो वो भी डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। अगर मैं डायरेक्शन के लिए एंगल कैलकुलेट करूं यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब दिस वेक्टर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट विल मेक 45 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आपका ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में है, तो अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पूछा जाए तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है,
सो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D। ठीक है, अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार इसको देख लेते हैं। देखो किसी भी वेक्टर को अगर हमें 3D में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D। ठीक है, तो 3D में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3D में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वही मैग्नीट्यूड का तो वही फॉर्मूला है जैसे कि ए एक्स और ए वाई का था, तो अगर ए जेड आ गया तो ए जेड को भी स्क्वायर करके ऐड कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू द डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आप कैलकुलेट करते थे तो उसका भी यही फॉर्मूला होता था, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 3D में वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर मान लो इसको आपको इसमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो इसमें डायरेक्शन ऐसे कैलकुलेट नहीं हो सकती कि एक्स एक्सिस से डायरेक्शन वाई एक्सिस से, क्योंकि देखो 2D में क्या था, आपने एक्स एक्सिस से बता दिया कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा 60 डिग्री, बिकॉज दैट वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। लेकिन 3D में अगर कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है, अगर 3D वेक्टर में आपसे डायरेक्शंस पूछी जाती हैं तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, कोसाइंस। क्या कैलकुलेट करोगे, कोसाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोसाइंस समझाता हूँ 2D के अंदर। ठीक है, पहले 2D में कोसाइंस समझेंगे, उसके बाद हम कोसाइंस समझेंगे 3D में, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर मान लो जैसे कोई वेक्टर है 2D में, जैसे ये कोई 2D में वेक्टर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल ए वेक्टर, this makes an angle alpha with the x axis and beta with the y axis। ठीक है, and this is ax and this is ay। ठीक है, this is ay, तो ये भी ay हुआ। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे यहाँ से cos अल्फा निकालना है तो मैं cos अल्फा कैसे निकाल सकता हूँ, कोसाइन का मतलब क्या है, कॉस फंक्शन। अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ए। और अगर मुझे कॉस बीटा निकालना है, बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस। तो इसके लिए बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए वाई बाय ए। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई 3D है, दिस इज फॉर 2D, दिस इज फॉर 2D। हम हमेशा 2D से समझते हैं चीज़ों को जिससे कि अंडरस्टैंडिंग आसान हो। ठीक है, फॉर 3D अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब वी विल कैलकुलेट कोसाइंस। कोसाइंस का मतलब होता है कॉस फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से समझूँ तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई बाय ए। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है हमें कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और इसमें एक कंडीशन याद रखनी है, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो, तो वी कैन जस्ट राइट cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा
इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 2D में भी ऐसा ही होता है, वैसे शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 2D में भी ऐसा ही होता है, जैसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और cos स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू प्लेन में क्या होता है, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो वैसे ही ये 3D के लिए है, तो ये दो चीजें आप याद रखोगे। तो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द 3D। अगर हम इसका डायग्राम बनाता हूँ तो देखो, प्लेन पे डायग्राम बनाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये x, ये y, ये मान लो z एक्सिस है। ठीक है, z एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो ये कोई a वेक्टर है, ये कोई a वेक्टर है, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, बीटा। और एक z एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, गामा। ठीक है, इसका यहाँ जो कंपोनेंट होता है वो ax होता है। ठीक है, इस वेक्टर का यहाँ जो कंपोनेंट होता है वो ay होता है, और यहाँ जो कंपोनेंट होता है वो az होता है। ax, ay और az को हम प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर on the x axis, projection of a vector on the y axis, projection of a vector on the z axis in 3D। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D वेक्टर। ठीक है।